बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कूलम्ब्स लॉ से हम लोग वेक्टर फॉर्म में अब पढ़ने वाले हैं। हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 12 में सिंस फोर्स इज अ वेक्टर, बिल्कुल सही बात है। इट इज बेटर टू राइट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। लेट द पोजीशन वेक्टर्स of a charges q1 and q2 be r1 and r2 respectively. Full stop. We denote the force or q1 q2 by F12, the force on q2 due to q1 by F21. कहना ये चाहता है कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो फोर्स को बताता है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी तो है, तो हम लोग क्या करें कि फोर्स को वेक्टर के रूप में लिखें। तो यहाँ पर आपको कुछ नोटेशन दे रखा है F12 F21। तो F12 में कह रहा है कि फोर्स Q1 और Q2 के बीच लग रहा है R1 वेक्टर की तरफ, तो उसका नाम F12 दिया हुआ है। उसी तरह से F21 भी आपको एक वेक्टर के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ कि द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 हैव बीन न्यूमेरिकली numbered 1, 2 and convenience and vector leading from 1 to 2 is denoted by 2, 1। मतलब कि 1 से 2 जा रहे हैं तो लिखे हैं R21 लिख दिए हैं, तो R21 इज इक्वल टू होगा R2 माइनस R1। बिल्कुल इन द सेम वे द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1 डिनोटेड बाई R12, तो R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, और इसको किसका R12 इज इक्वल टू माइनस R21 लिख सकते हैं। अगर कोई वेक्टर है A से B पॉजिटिव है तो B से A क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। बिल्कुल सही है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स R21 एंड R12 डिनोटेड बाई R21 और R12, मैग्नीट्यूड को डिनोट कर सकते हैं बिल्कुल रेस्पेक्टिवली, मतलब कि R12 बराबर R21 होगा, ये मैग्नीट्यूड है। तो डिस्टेंस तो इक्वल होगा, सिर्फ डायरेक्शन तो अलग होंगे, है ना, बात समझ रहे हैं। इसीलिए कह रहा है कि जो R12 का मैग्नीट्यूड है वो R21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाई अ यूनिट वेक्टर्स अलोंग द वेक्टर डिनोटेड बाई द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2 और 2 to 1। वी डिफाइन द यूनिट वेक्टर्स, या यूनिट वेक्टर ऐसे डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऐसा पढ़े होंगे आप। तो उसी तरह से R12 इज इक्वल टू R वेक्टर R12 डिवाइड बटे R12 का मैग्नीट्यूड। तो R21 बराबर R12, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लिखा गया है कि दोनों एक क्या यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को ही बता रहा हूँ। The Coulomb force law between 2 point charges Q1 and Q2 located R1 and R2 then expressed as, ऐसे लिखेंगे F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या लिखेंगे बच्चों, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे R21 यूनिट वेक्टर। बिल्कुल सही है। सम रिमार्क्स इक्वेशन 1.3 का देखिएगा, इक्वेशन 1.3 इज वैलिड फॉर एनी साइन ऑफ Q1 एंड Q2 वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब Q1 और Q2 कोई भी साइन हो तो इसके लिए फार्मूला वैलिड है। इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ द सेम साइन, आइदर बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव, तो F21 इज अलोंग R21। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि R21 वेक्टर है, उसका डायरेक्शन किधर है, R21 की तरफ, मतलब कि R21 एक फोर्स है, उसका डायरेक्शन किधर है, R21 का है। ओके, अगर ये दोनों पॉजिटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव होगा, तो इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यही इसीलिए कह रहा है कि जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन फोर्स का होगा। अगर सपोज दैट कि एक कोई पॉजिटिव और एक कोई नेगेटिव है तो इसका मल्टीप्लाइकेशन नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो डायरेक्शन होगा इसके जस्ट उल्टा होगा, यूनिट वेक्टर के जस्ट उल्टा होगा अगर माइनस हो जाएगा तो। आगे पॉइंट में ये बातें लिखा हुआ है।
along this, which denotes the repulsion, okay, as it should be for like charges if q1 and q2 of opposite sign, है ना, f21 is along माइनस r21, बोले ना कि अगर एक कोई निगेटिव होगा तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि f21 इज along माइनस r21 और 12 के अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि माइनस r21 लिखो और चाहे r12 लिखो, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। ये समझा रहा है बारीकी से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर वैसा हो जाएगा, ओके। विच डिनोट एट्रैक्शन, मतलब ये एट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है। एज एक्सपेक्टेड फॉर लाइक चार्जेस फुल स्टॉप, thus we do not have to write separate equations for this case, like and unlike charges, मतलब कि like और unlike charges के लिए कोई अलग इक्वेशन लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से आपको हो जाएगा। मतलब कि पॉजिटिव होगा तो ये और ये सेम डायरेक्शन में होगा, अगर निगेटिव होगा तो ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, है ना। मतलब कि अट्रैक्टिव को बताएगा अगर निगेटिव होगा तो। द फोर्स F12 ऑन अ चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q1 पे फोर्स है Q2 की वजह से, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन बाय सिंपली इंटरचेंजिंग 1 and 2। तो F12 यहाँ पर लिखा है बच्चों कि F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर, तो R12 माइनस F21 वेक्टर, मतलब ये न्यूटन थर्ड लॉ बता रहा है कि R12 इज इक्वल टू माइनस F21। सिंस कूलम्स लॉ गिव्स विथ द न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको बता रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ को बता रहा है, क्लियर है, ओके। द गिव्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओके। कूलम्स लॉ इक्वेशन 1.3 गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। ये वाला जो फोर्स है, ये वाला, ये किस में बता रहा है, ये वैक्यूम में फोर्स को बता रहा है। जैसे यहाँ पर वैक्यूम की बात हो जाए, फोर्स जो है वो मीडियम पर चेंज करेगा, तो ये जो है ना, ये वाला, ये वैक्यूम के लिए लिखा गया है, ओके। तो कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स ऑफ बिटवीन टू चार्जेज Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम if the charges are placed in matter or the invariant space has matter, the situation gets complicated due to presence of charge constituents of the matter. We shall consider electrostatics in matter in the next chapter। मतलब कि इसका हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बात करना है, एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा कैपेसिटर। तो इतना जो हम लोग पढ़े हैं ये थ्योरी, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि कूलम्स लॉ को वेक्टर के रूप में कैसे डिनोट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर क्लीन हेडिंग देते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक चार्ज ले लेते हैं, क्लियर, Q2, और यहाँ पर ले लेते हैं Q1। और ये जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा, तो किधर लगाएगा बच्चों, ऐसे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये जो चार्ज है वो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। दोनों चार्ज पॉजिटिव मान लिया हूँ मैं। तो इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसका नाम है 1-2, और इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसका नाम है 2-1, क्लियर, ओके। यहाँ से हम इसको लोकेट करते हैं, मान लीजिए कि O है, यहाँ से लोकेट करते हैं,
तो यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर इसके तरफ दे देते हैं R2 और इसको एक दे देते हैं पोजीशन वेक्टर R1। ये हो गया R1, ठीक है। और एक ये पोजीशन है जिसका नाम है R21। अब इसको घटाएंगे बच्चों, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे ये, जैसे कि R1 है अब प्लस 21 है इजिकल टू R2 है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर R2 minus R1, this is all are in vector form, this is the vector form, this is the vector, all are vector form, okay, this is this, okay। तो यहाँ पे इस जगह वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ नोटेशन आपको लिखना पड़ेगा। नोटेशन क्या है यहाँ पर कि एक तो हो गया कि F12 लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फोर्स ड्यू टू Q1, फोर्स ड्यू टू Q1, फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2, ठीक है। फिर वैसा ही लिखेंगे F21, तो फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q1, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर है कि R12 यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, यहाँ पर लिखा गया है कि R21, यहाँ पर लिखा गया है R2 minus R1, तो ये 1 से 2 जा रहा है ना, ये देखिए एरो क्या दे रहा है, एरो 1 से 2 दिया, तो इसको लिखेंगे वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो उसी तरह से अगर हम R21 लिखे हैं बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं R2 minus R1 वेक्टर। ये क्या है, फ्रॉम 1 to 2, मतलब कि 1 है ये 2 है, तो 1 से 2 जा रहे हैं। अगर उसी तरह से कोई कहता है कि हम लिख सकते हैं ऐसे R12, तो आराम से लिख सकते हैं R1 minus R2, इसको क्या लिखेंगे फ्रॉम 2 to 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको लिख सकते हैं बच्चों माइनस, इसके बाद क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या नहीं, ये वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे R21 वेक्टर। तो इंटरेस्टिंग है, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R21 वेक्टर, ओके। गुड आउट, याद है। अब अबाउट यूनिट वेक्टर, लेकिन इसके जो डिस्टेंस होंगे, देखिए डिस्टेंस R12, इसका जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो क्या होगा, सेम होगा, सही बोल रहे, R21, मतलब कि R12 इज इक्वल टू R21, डिस्टेंस तो इक्वल होंगे, डायरेक्शन सिर्फ बता रहा है कि इस तरह का है, ओके। तो अब यहाँ पे जो बात आई, यहाँ पर वो ये हमको समझ में आया। अब अबाउट यूनिट वेक्टर अगर बात करें, अबाउट यूनिट वेक्टर, तो R21 यूनिट वेक्टर की अगर बात करें तो क्या लिखते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है कि नहीं। उसी तरह से इसका लिखेंगे 1 to, तो ये हो गया आपको R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12। क्लियर है बात। अब हम बात करेंगे अगर कि फोर्स
फोर्स की बात करें, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2। अगर आप लिखते हैं सपोज दैट, तो कैसे लिखेंगे? एफ, जैसे मान लें कि हम F21 लिख रहे हैं, तो F21 अगर आप डायग्राम में देखेंगे बच्चों, तो 21 किधर लगा है? इधर लगा है ना, इधर। ये है 21, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इसको आप लिखेंगे तो इधर यूनिट वेक्टर कौन होगा? इधर तो यूनिट वेक्टर है 21 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि फोर्स 21 इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्सलन जीरो और Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे, सॉरी, जो फोर्स लगा हुआ है F12, फोर्स ऑन Q2, उल्टा हो गया है, यहाँ पर 21 होगा बच्चों, यहाँ 21 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 12 होगा, है ना, क्योंकि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पर हो गया 21 हो गया, ये 21 है, F21। ओके, तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि फोर्स जो है 21, तो Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे? R21 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे? R21 इसका कैप, इस तरह से लिख देंगे। सही है, ओके, ये वेक्टर हो गया। अगर दोनों पॉजिटिव हो, Q1 एंड Q2 पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तब ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन है F21 का, है ना, वही डायरेक्शन है, मतलब कि पैरेलल है कौन? F21 का, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ F21 vector is same as direction of R21 वेक्टर, मतलब कि इसी डायरेक्शन के तरफ इसका फोर्स होगा, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है। अब देखिए, नाउ अगला पॉइंट, ये स्टार देके लिखते हैं क्योंकि पॉइंट है। नाउ इफ आइदर Q1 और Q2 इज निगेटिव, कोई एक निगेटिव हो, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा, बट डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन क्या करेगा बच्चों? चेंज कर जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज करेगा। मतलब कि F आप लिख रहे हैं सपोज दैट 21 ही लिख रहे हैं, सपोज दैट F21, यहाँ पर लिख दिया 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बटे R21 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दिया क्या? R21 वेक्टर, और एक चार्ज जो है Q1 को हमने कर दिया निगेटिव, तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बटे R21 इसका स्क्वायर, और
यहाँ पर मिलेगा बच्चों r माइनस 2 1 वेक्टर, है ना। क्या मिलेगा बच्चों, r21 वेक्टर। और पहले ही मैंने पढ़ चुका है कि r21 वेक्टर माइनस में है तो वो किसके बराबर होगा, r12 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि f जो है 21 1/4 पाई ऑप्शन 0 और क्या हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बटे R21 मैंने डिस्टेंस है तो सेम रहेगा इनटू R12 वेक्टर। तो डायग्राम में बताया गया है बच्चों कि अगर ये R12 1 से 2 है तो माइनस R21 किधर होगा, 2 से 1 हो जाएगा और वो किसके बराबर होगा, R1 माइनस R2 के बराबर हो जाएगा, यानी R12 हो जाएगा। इधर जो यूनिट वेक्टर है, इधर जो वेक्टर है बच्चों वो क्या है, R12 है, इधर जो वेक्टर है वो क्या है, R21 है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर बताया गया लिखकर, यहाँ पर जैसे कि 1 2 फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2, है ना, F21 फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q1, तो R121 बराबर ये है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें कि R21 बराबर R2 माइनस R1 है 1 to 2, तो R12 क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, मतलब कि यहाँ पर आ गया है R12 हो गया, R12, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स ये किसको बताएगा, F21 F21 इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये किधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये फोर्स किसका निकल गया, ये जो फोर्स निकला बच्चों, ये वाला फोर्स निकल गया, देखो ये वाला फोर्स 1 2 फोर्स निकल गया। तो यहाँ पर हो गया 1 2, यानी दोनों जो फोर्सेस हैं एक दूसरे के अपोजिट में हैं, ये हो गया आपको 1 2, ये बातें आ गई। मतलब कि यहीं पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये इसी में आप लिख सकते हैं कि F21, इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, F12, ये 1 2 है, ओके। तो इससे क्या निकलता है कंक्लूजन, इससे निकलता है कंक्लूजन ये कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म follows the concept of न्यूटन्स थर्ड लॉ। इंटरेस्टिंग है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब है कि जो भी चार्ज है वो सभी चार्ज एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एग्जर्ट करती है। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है एंड अपोजिट इन नेचर है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो फार्मूला आप लिखे हुए हैं, सपोज दैट कोई भी एक फार्मूला, सपोज दैट कि इस फार्मूला को मान लीजिए एक, ये वाला। नाउ एबव रिजल्ट जो रिजल्ट फर्स्ट है, ओनली वैलिड फॉर वैक्यूम, that is Coulomb's law depends on matter also, depends on matter. In different matter shows different forces.
जो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, इसके बाद एक आपको सोल्ड एग्जाम्पल आता है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है और सिंपल साधारण है, कोई इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ, क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.4, Coulomb's law for electrostatic force between two point charges and Newton's law of gravitation force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively। ये कहना चाहता है कि जिस तरह से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर, और कूलम्ब्स लॉ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये सिमिलर है, ये जो फोर्स का नियम है यहाँ पर लगभग सिमिलर है और दोनों एक ही जैसा फोर्स है, ये बताना चाहता है कि स्क्वायर है, पॉइंट चार्ज के लिए है और ये भी पॉइंट मास के लिए है। इस तरह की बातें इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो कह रहा है पहला में कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो कह रहा है कि आप इसके मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन कीजिए, है ना, इसकी मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यूज है वो डिटरमाइन कीजिए, ये कहना चाहता है। तो किसके लिए करना है? फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए। दूसरा में कह रहा है फॉर 2 प्रोटॉन्स के लिए। तीसरा जो सी है वो कह रहा है एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, ऐसा दिया हुआ है। तो मैं आपको रॉफ में इसके आइडिया बता देता हूँ और आप सोल्व कर लेंगे, है ना, और आपसे सोल्व हो जाएगा क्योंकि सोल्व क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, एग्जाम्पल 1.4 क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, अब इसको क्या करिए मास कर दीजिए, ठीक है, m2, इसको कर दीजिए क्या m1, इसको क्या कर दीजिए q1, इसको क्या कर दीजिए बच्चों q2, और ये आपको एक डिस्टेंस है r, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लिखिएगा न्यूटन लॉ से वो क्या लिखिएगा बच्चों, g m1 m2 और डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ, तो F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे K Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे बच्चों आर स्क्वायर। अब सवाल ये है कि यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है तो क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे जी m1 m2 डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप किसके लिए लिखना चाहते हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बटे जी m1 m2 बस हो गया। और मान लीजिए कोई कहता है कि फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो लिखिए आप इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हो गया जी, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो इसका लिखेंगे 9 × 10⁻⁹, कोई प्रॉब्लम। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19, ओके। फिर लिखेंगे बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर लिखेंगे 6.67 × 10⁻11। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर मास लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। पहला क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, देख रही है क्या लिखा हुआ, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा क्या है प्रोटॉन। इस तरह से हम बातें करने वाले हैं, मतलब कि आप ए कर सकते हैं इसको ए। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻31 इंटू 1.67 × 10⁻27
ये प्रोटॉन का मास हो गया -27। ओके, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ये 1.67 है और यहाँ पर 1.6 कैंसिल कर दीजिए। ओके, इसको पहले सोल्व कर लीजिए। 19 और 19 38 हो जाएगा, और 38 में से 9 अगर हटा देते हैं तो -29 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो मिलेगा बच्चों आपको F इलेक्ट्रिक फोर्स बटे F ग्रेविटेशनल फोर्स इजिकल टू, यहाँ पर मिलेगा आपको 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻29। नीचे में क्या मिल रहा है बच्चों, इसको 6.67 है, तो 6.67 को आप क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पावर इतना ज़्यादा है कि ये छोटे नंबर हो जाएंगे, इससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻, पहले इसे जोड़ लीजिए। -7 यहाँ पर है, 27 है, 31 है, 11 है, तो 7 1 8 1 9, मतलब कि 10⁻9। यहाँ पर हो गया 2 3 5 और एक हो गया 6, 69 आ गया। कितना आया बच्चों 69। इसको भेजना है ऊपर, तो ऊपर भेजें 9 इंटू 1.6 डिवाइडेड बटे, यहाँ पर लिखते हैं क्या 7 इंटू 9.1, इसको लिखेंगे बच्चों 10⁻⁻29 और प्लस 69। इसको सोल्व करेंगे तो लगभग ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 1.6 हो जाएगा और बटे 7 हो जाएगा इंटू 10⁻, ये हो जाएगा आपको 40, देख रहे हैं, ये हो जाएगा आपको, हाँ सॉरी, ये 9 हो गया और ये हो गया 6, 40 हो जाएगा, ये हो गया आपको 40। अब इसको आप सोल्व करेंगे, इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको सोल्व करेंगे तो 16 डिवाइडेड बटे 7 इंटू 10⁻39। अब ये लगभग, अब इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, मतलब कि जो पावर है, फोर्स जो है वो Fg नियरली इजिकल टू 10⁻39 है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये पावर है वो इतनी बड़ी संख्या है कि इसका नेग्लिजिबल माना जाएगा, यानी पहला जो रेशियो आएगा वो 39 के आसपास आएगा। क्लियर है, मतलब कि F इलेक्ट्रिक फोर्स और F हमने क्या किया है इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला। देखो तो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला बाबू ये 2.4 इंटू 10⁻39, तो हमारा भी आएगा ना 7, ये जो हिस्सा ये है, इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 दूना 14 है ना, यही आएगा 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻39। उसी तरह से आप निकालेंगे 2 प्रोटॉन के लिए, देखो 2 प्रोटॉन के लिए निकाला है ना बच्चों, तो ये आपको निकाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए है, उसके नीचे देखिए, उसके नीचे है आपको 2 प्रोटॉन के लिए, ये है आपको 2 प्रोटॉन के लिए निकाला। ओके, और लास्ट में जो है, लास्ट में जो बी पार्ट है इसका, तो बी पार्ट कह रहा है estimate the acceleration of electron and protons due to their electrical force of mutual interaction। मतलब कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले फोर्स निकाल लेंगे, और फोर्स निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो कुछ नहीं, मैं आपको सिंपली यहाँ पर समझा देता हूँ, आप कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स आप निकाल लीजिए बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो एक दोनों अट्रैक्टिव हो जाएगा, Q1 और Q2 डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये प्रोटॉन का हो गया, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का हो गया। लेकिन ये चार्ज निगेटिव होता है, तो निगेटिव होने की वजह से फोर्स को हम लोग निगेटिव नहीं करते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। और एक एंगस्ट्रम तो 10⁻⁻10 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, इसको तो 1.6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56, और 2.56 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो आएगा 23.04, और 10⁻, ये हो जाएगा आपको 29 डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा -20। अब इसको सोल्व करेंगे, कुछ अपना आएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, m प्रोटॉन है ना, m प्रोटॉन और a प्रोटॉन, सही है, इजिकल टू 23.04 इंटू
10⁻⁻, ये कितना हो जाएगा -9। अब यहाँ से ये निकाल लीजिए, फिर उसके बाद क्या करिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 23.04 इंटू 10⁻⁻9। यहाँ से एक्सेलरेशन 2 निकल जाएगा, है ना। लगभग इस सवाल सोल्व कर दिया था, आपको इतना तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं, इतना आप आराम से कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं आपको, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, देखो कैसे कह रहा है कि अ चार्ज मेटालिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड। एक नायलॉन थ्रेड है, आप देख रहे होंगे यहाँ डायग्राम है, ये नायलॉन थ्रेड है और इसको चार्ज स्फीयर को यहाँ से आपको हैंग किया हुआ है। अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी held by a insulating handle is brought close to A such that the distance between their centers is 10 centimeter as shown in the figure। अब इसको समझो, एक अनदर यहाँ पर बी है जो यहाँ पर एक मतलब कि इंसुलेटिंग स्टैंड है, उससे इस हाथ से पकड़ा है। अगर ये इंसुलेटिंग नहीं होता तो लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि इसका जो चार्ज आएगा ना, वो सारे चार्ज इसके हाथ के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा, तो इसीलिए इंसुलेटिंग यहाँ पर लगा दिया। अब इसके जो सेंटर है, फिर बताया आपको लास्ट क्लास में कि भाई जो कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया कि ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, तो इसके सेंटर पर माना गया है कि जो चार्ज है ना बिल्कुल इसके सेंटर पर, ऐसा माना गया है। और ये कितना सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर पर है। यहाँ तक मैंने सवाल को आपको समझाया, ये सवाल यही कह रहा है। ओके, आगे कह रहा है कि आगे है यहाँ पर द रिजल्टिंग, मैंने 10 सेंटीमीटर पर लिख रखा हुआ है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिख, द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज नोटेड, मतलब कि ए पर कितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है उसको एक नोट बनाया, इसने नोट किया, ये ए पार्ट में दिया हुआ है। ओके, noted for example by shining the beam of light and measuring the deflection and so, मैंने कह रहा है कि इस तरह से हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं ना, तो ये कितना डिफ्लेक्शन होता है, इस तरह का हम लोग को स्टडी आगे करना है। स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी। अब कह रहा है कंडीशन यहाँ पर कि एक हम लोग, पहले तो ये देखो भाई, यहाँ पर 2 + चार्ज, यहाँ पर क्या है 4 + चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है, यानी अगर यहाँ पर 2q है तो यहाँ पर q है, इसका मतलब हुआ। दूसरा कंडीशन में आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट मतलब कंडीशन ये दिया हुआ है यहाँ पर कि सपोज ए एंड बी टच्ड बाय द अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी, मतलब कि अब कह रहे हैं ना कि सी और डी से हम लोग ए को टच करा रहे हैं। तो जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर चार्ज कितना था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चार्ज आपको है कितना, प्लस 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 है, और यहाँ पर क्या है कि सी में कोई चार्ज नहीं था, और जैसे इसको हम टच कराएं तो प्लस प्लस यहाँ हो गया, प्लस प्लस यहाँ हो गया, माने 50% यहाँ 50% यहाँ आ गया। और बी में क्या है, बी में कुछ 2 ही चार्ज था ना, तो फिर मैंने डी को भी अनचार्ज लाया, सी और डी 2 अनचार्ज स्फीयर है। ओके, इसको फिर हम क्या कर दिए, यहाँ पर कॉन्टेक्ट में लाए, तो यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस एक यहाँ हो गया, एक प्लस यहाँ हो गया, मतलब कि कंडक्शन के हेल्प से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ में आ रही बात, एकदम सिंपल बात है। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं, आगे इसमें पढ़िए, क्वेश्चन में आगे पढ़िए, आगे और भी है। ब्रॉट क्लोजर टू ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जब इतना कर लिए ना, ऐसा ऑन द फिगर 1.7 बी में देखिए, सी एंड डी आर देन रिमूव, माने कि सी और डी को आप क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। ये फिगर आपको बी में कह रहा है, बी फिगर में ये बातें कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर बिटवीन द सेंटर एज ऑन द फिगर। अब 1.7 है, मतलब कि सी फिगर है, व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ रिपल्सन ए एंड सी, मतलब कि ए और सी के बीच क्या फोर्स होगा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्सन ए ऑन द बेसिस of Coulomb's law. Sphere A and C, sphere B and D have the identical size. Ignore the size of A and B in comparison to separation between their centers. अगर आपको लगता है कि साइज बहुत बड़ा है तो आपको उसको इग्नोर करना है, ये कह रहा है। ठीक है, तो आपको फोर्स बताना है A और C के बीच और फिर बचाना है B और D के बीच। तो पहले समझ लीजिए सवाल को,
यहाँ से डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सारे डायग्राम यहाँ पर आ गए। ओके, ये यहाँ डायग्राम आ गया। अब डायग्राम से समझते हैं। पहले तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्यू 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 इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर क्यू क्यू दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है कि सी और डी दो स्फीयर आ रहे हैं और दोनों में किसी के पास चार्ज नहीं है। क्लियर है? अब इसके कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो इस पे जो चार्ज है इस पे 50-50% डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है। इस पे भी क्या हो गया, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। यहाँ पर क्यू था तो यहाँ पर क्यू क्यू दोनों आ गया। अब क्या कह रहा है कि फिर ए को और बी को, अब यहाँ पर सी और डी को मैंने हटा लिया, सी और डी को क्या कर लिया, हटा लिया। तो अब फिर हमारे पास जो सी डायग्राम है वहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर सी है, सॉरी यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और उसको हम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ला के रख दिया। समझे बच्चों? मतलब कि डिस्टेंस को भी हाफ कर दिए और चार्ज भी बेचारा क्या हो गए, हाफ हो गए। देखो इसमें प्लस प्लस 4 गो है, इसमें प्लस प्लस 2 है, तो आपको फोर्स बताना है। तो देखो कितने अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्कशन में। कह रहे कि लेट द ओरिजिनल चार्जेस ऑन द स्फीयर ए बी क्यू। अब मान लीजिए कि वहाँ पर क्यू है, ओके, एंड दैट ऑफ द बी क्यू डैश है at a distance r between their centers. The magnitude of the electrostatic force on each is given by, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू डैश बटे आर स्क्वायर। मतलब कि जैसे पहला जो स्फीयर है ना, ये वाला, ये है ना, तो इसको मान लिया क्यू, ठीक है बच्चों, इसको मान लिया क्यू, इसको मान लिया क्यू डैश, इसके बीच का डिस्टेंस को क्या मान लिया, आर, ठीक है ना। तो इसके लिए आप इक्वेशन लिखेंगे ना, बिल्कुल यहाँ लिख दिए। ओके, नेग्लेक्टिंग द साइज ऑफ द स्फीयर्स ए एंड बी कंपैरिजन टू आर, व्हेन एन आइडेंटिकल बट अनचार्ज स्फीयर सी टचेज ए, द चार्जेज रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए एंड सी बाय सिमेट्री, ईच स्फीयर्स कैरी द चार्ज q बटे 2, हाफ हो गया। सिमिलरली आफ्टर d touches b, the redistributed charge on each other in q dash बटे 2 हो गया। Now the separation between A and B have half the magnitude of the electrostatic force on each is। अब समझो बच्चों यहाँ पर कि आपने यहाँ पर टच वगैरह कर दिया, टच करके फिर हटा दिया, तो हटा दिया तो इस पर चार्ज कितना आ गया, q/2 आया। जाहिर सी बात है, यहाँ पर q है तो यहाँ पर q/2 आ जाएगा। देखो हाफ हो गया। और यहाँ पर क्या है, q डैश है ना बच्चों, यहाँ पर q डैश है, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, q डैश बटे 2 आ जाएगा। सीधी सी बात है। आगे देखिए, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, r/2 लिखेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों के लिए एक नया फोर्स निकलेगा, क्योंकि चार्ज सब नए हो गए, डिस्टेंस भी नया हो गया, तो फोर्स नया निकलेगा। तो नया फोर्स निकलेगा तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पर लिखते बताते हैं। ये सब हो गया q डैश, तो यहाँ पर लिखें f डैश इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन 0, q/2 a का चार्ज, अब b का q डैश बटे 2, डिस्टेंस दोनों के बीच r/2 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 और क्या मिलेगा, 1/4 पे एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर मिलेगा देखो बच्चों q डैश डिवाइडेड बटे 4, और यहाँ पर क्या मिलेगा, r का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4, तो 4 कट जाएगा तो बचेगा f। समझे? 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन A ड्यू टू B रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ तक कोई डाउट? मतलब कि आपको फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। समझे बच्चों? ये बात आपको समझ में आ रही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकल था, आप समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो मल्टीपल चार्जेस की जो फोर्स हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।